हेलो एवरीवन, दिव्य वकल है दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नवंबर 22 एग्जाम के आईडीटी के एमसीक्यूज को जो है विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। गाइस, आप लोग जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो है और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं जो है आप लोग के लिए बहुत सारी फ्री नोट्स बनाने वाला हूँ। एंड साथ में ये जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो सारे नोट्स आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए अभी देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 1 को। पूरा केस स्टडी पढ़ने से पहले हम लोग जो इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड जो इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया गया है वो जो है कंपोजिट सप्लाई होगा या मिक्स सप्लाई होगा। एंड दूसरा जो है इसमें टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या था कि जो 3,20,000 की ग्रांट दी गई है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट होगी तो जो है जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी जनवरी मंथ की। तो चलिए अब जो है हम केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। दमदम लिमिटेड सूरत का सप्लायर है जो कि हैवी मशीनरी सप्लाई किया है गुलाटी मैन्युफैक्चरर को, जिसका गोडाउन लोकेटेड है मुंबई में ऑन 1 जनवरी फॉर द 64 लाख रुपीज। एंड यहाँ पे मशीन इंस्टॉल किया है हरियाणा में। तो यहाँ पे मशीन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहाँ पे जो है मशीन इंस्टॉल की गई है तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हरियाणा होगा। एंड यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, गुजरात है। तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। एंड इस पे जो है आईजीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस जो है चार्ज किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। मतलब कि मशीन जो है इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है एंड साथ में ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह दिया गया है। तो ये सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। फॉर एवरी मशीन सप्लाई डीप विल रिसीव अ ग्रांट ऑफ रुपीज 3,20,000 फ्रॉम इस होल्डिंग कंपनी धर्म लिमिटेड। सो यहाँ पे ये जो है गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है और कोई ग्रांट है, तो ये जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी जो है सप्लाई अरेंज करके दे रहा है थ्रू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। गुलाटी मैन्युफैक्चरर एंटर इनटू सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद जीटीए एंड पेड अ रेट ऑफ रुपीज 50,000। यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो जो है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जीटीए के साथ। सो ये जो है कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं है जो रेसिपिएंट ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई। सो ये जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ तक का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है मशीन की वैल्यू ऐड होगी, हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस ऐड होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। एंड यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जो है ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट ने जो है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड यहाँ पे जो सब्सिडी थी वो भी जो है इंक्लूड होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि डीएपीएल जो है 2% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर जो है गुलाटी मैन्युफैक्चरर पेमेंट करता है विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है उसको जो है हम लोग माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए। लास्ट में यहाँ पे क्या बोला है कि गुलाटी मैन्युफैक्चरर जो है अगर 15 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो उनसे जो है ये डिस्काउंट है वो तो रिकवर किया ही जाएगा, साथ में जो है 1% पर मंथ के हिसाब से जो है इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। एंड यहाँ पे गुलाटी मैन्युफैक्चरर ने जो है कंसिडरेशन पे किया 31 मार्च को, सिंस पेमेंट इज आफ्टर 15 डेज डिस्काउंट जो है रिकवर किया गया एंड साथ में जो है इंटरेस्ट भी चार्ज किया। तो यहाँ पे जो है इंटर स्टेट सप्लाई है इसके लिए यहाँ पे जो है आईजीएसटी का रेट लग जाएगा। एंड यहाँ पे जो है कंपोजिट सप्लाई है इसके लिए जो है मशीन का 12% का जीएसटी रेट लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जनवरी मंथ की जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जो ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो है हम लोग ये जीएसटी रेट लगाएंगे 12%। तो 8,67,840 जो है जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब कि ये फर्स्ट का आंसर जो है बी हो जाएगा। एंड ये सेकंड में जो है इंटरेस्ट रिसीव, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब जो है वो इंटरेस्ट हमको रिसीव होता है। तो जो इंटरेस्ट कब रिसीव हुआ, इंटरेस्ट जो है हमको रिसीव हुआ 31 मार्च को। तो यहाँ पे जो है कंपोजिट सप्लाई के साथ ये वाला आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ग्रांट दिया है 3,20,000, अगर वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया तो जो है जीएसटी लायबिलिटी क्या होगा जनवरी मंथ का। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट होती है वो जो है हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मशीन की वैल्यू है वो तो जो एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली वो जो है इंक्लूड नहीं होगी। एंड जो है डिस्काउंट की वैल्यू भी एज इट इज होगी। एंड इसकी जो है जीएसटी लायबिलिटी क्या हो जाएगी 8,29,440। मतलब कि इसका आंसर जो है डी होगा। चलिए अभी आगे जो है केस स्टडी नंबर 2 को देखते हैं। सोनी ट्रेडर्स जो है रजिस्टर्ड है एमपी में, जो कि ट्रेडिंग कर रहा है डेकोरेटिव आइटम्स में। इट सोल्ड गुड्स वैल्यू 44,000 एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स टू हीरा ट्रेडर्स जो कि रजिस्टर्ड है राजस्थान में। सोनी ट्रेडर्स जनरेटेड ईवे बिल फॉर 725 किलोमीटर्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो है हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। ईवे बिल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ईवे बिल यहाँ पे कब जनरेट करना पड़ता है, जब जो वैल्यू मोर देन
50,000 हो एंड यहाँ पे जो वैल्यू में जो है हम लोग जीएसटी का कंपोनेंट भी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हमको वैल्यू 44,000 दी है एंड ये जो है एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है कहीं पे भी जीएसटी का रेट नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो है हम लोग कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बी और डी ऑप्शन है वो तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है मोर देन 50,000 नहीं है। ईवे बिल जो है दो केसेस में जो है मैंडेटरी होता है, भले ही जो है वैल्यू जो है 50,000 से कम हो। वैसा कब होता है? जब जो है इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो टू जॉबर एंड दूसरा जो है इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सोनी ट्रेडर्स इज ट्रेडिंग इन डेकोरेटिव आइटम्स। यहाँ पे जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो इंक्लूडेड है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डेफिनेशन में। यहाँ पे आप लोग जो है सीबीआईसी की नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पे जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो जो है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो है आंसर क्या हो जाएगा? इवन तो वैल्यू जो है 44,000 है, लेकिन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड बिकॉज जो सोनी ट्रेडर्स है वो जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं डेकोरेटिव आइटम्स में, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स है। एंड जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए जो है ईवे बिल मैंडेटरी है इवन दो वैल्यू इज लेस देन 50,000। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था? ईवे बिल की वैलिडिटी। इसका जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था कि 200 किलोमीटर और पार्ट देरो पे जो है अभी 1 डे की वैलिडिटी मिलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को जो है 725 किलोमीटर है, तो ईवे बिल की वैलिडिटी कितनी होगी? 4 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन था वो भी जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से था। गुड्स वैल्यू 70,000 हैज बीन सोल्ड बट येट टू बी डिलीवर्ड टू मिस्टर मदान अ कॉम्पोजिशन डीलर। लेकिन यहाँ पे मिस्टर मदान ने जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए जो है स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया है। इसमें जो है 6th क्वेश्चन में हम लोग को जो है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, तो मैं जो है इसका प्रोविजन दिखा देता हूँ। इसमें क्या था कि नो पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ ईवे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन। ये कौन से वाले रजिस्टर्ड पर्सन है? जिन्होंने जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए जो है अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे जो ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिन्होंने जो है डिफॉल्ट किया है, वेदर एज ए सप्लायर और रेसिपिएंट। मतलब आउटवर्ड सप्लाई के लिए एंड इनवर्ड सप्लाई के लिए, दोनों के लिए जो है ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इसमें जो एक अमेंडमेंट आया था कि ईवे बिल जो है अभी ब्लॉक्ड होगा ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए जो है रिटर्न फाइल नहीं किया है। मींस यहाँ पे अमेंडमेंट के बाद जो ये डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए जो है आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो है ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो है मिस्टर मदान ने जो है परचेज कर रहा है जो कि एक इनवर्ड सप्लाई है, तो उसके लिए जो है ईवे बिल जनरेशन जो है ब्लॉक नहीं होगा। ईवे बिल जनरेशन जो है कब ब्लॉक होगा? मिस्टर मदान जो है किसी को आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ईवे बिल ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, सोनी ट्रेडर जो है ईवे बिल जनरेट कर सकता है बट नॉट मिस्टर मदान। मिस्टर मदान जो है ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकता। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को जो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, इंपोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग इज फ्रीली परमिटेड। ये वाला आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था कि मिस्टर पोलो जो है थिएटर आर्टिस्ट है और उन्होंने जो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे ये जो है 5 लाख टैक्सेबल होगा, 2 लाख टैक्सेबल, भी 2 लाख टैक्सेबल होगा। यहाँ पे जो अवार्ड फंक्शन की एंट्री फी है वो जो है 600 है, तो ये भी जो है टैक्सेबल होगा। एंट्री फीस जो है 500 तक जो है एग्जम्प्ट होता है, तो ये वाला जो है टैक्सेबल होगा। ये वाला जो परफॉर्मेंस ऑफ भरतनाट्यम डांस ऑन ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, ये वाला जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा? 23 लाख होगा। तो इसमें जो है डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डीजीएफटी ऑर्डर इज फाइनल एंड बाइंडिंग नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इसमें जो है अनाउंसमेंट ऑफ न्यू एफटीपी, इस पे जो है बाइंडिंग नहीं होता, तो ये वाला आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जो है एडवांस मिला है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नेचर ऑफ सप्लाई भी जो है डिटरमाइनेबल नहीं है, तो वो क्या इश्यू करेगा? तो इसमें जो है रिसिप्ट वाउचर इश्यू करेगा। एंड अगर जो है नेचर ऑफ सप्लाई जो है डिटरमाइनेबल नहीं है तो इसमें जो है क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा, तो इसमें जो है बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर के जो है कुछ बेनिफिट्स दिए थे, उसमें से हमको फाइंड करना था कि कौन सा जो है बेनिफिट नहीं है। इसका जो है आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स में जो है वही कवर है जिसके साथ जो है इंडिया का एमआरए हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि इश्यू विद नॉर्म्स ऑफ ऑल कंट्रीज, तो ये वाला जो है बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे था एफटीपी कवर्स द पॉलिसीज एंड रेगुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एफटीपी, तो इसमें जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू एसईजेड जो है एफटीपी का पार्ट नहीं होता है, तो इसमें जो है डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का जो है टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे जो है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, मतलब कि 1 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर
और डिस्ट्रॉय गुड्स अंडर सेक्शन 23 ऑफ कस्टम एक्ट। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि इंपोर्टर को जो है डिस्ट्रॉय गुड्स के ऊपर ड्यूटी पे नहीं करनी होती। एंड यहाँ पे जो डी ऑप्शन था, द प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर वेयरहाउसिंग, ये भी जो है करेक्ट था। आप यहाँ पे जो है सेक्शन 23 में आईसीआई के मॉड्यूल में भी देख सकते हो ये वाला डी ऑप्शन। तो आईसीआई को जो है दोनों ऑप्शन के लिए जो है मार्क देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से था, जिसमें जो है सेकंड हैंड गुड्स का जो है वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं एंड उसमें जो है क्या लायबिलिटी होगा वो जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में हम लोग को जो है सेकंड हैंड कार्स की जो है डिटेल्स दी है, जिसकी जो है परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस दी है। लेकिन यहाँ पे जो कार 4 है उस पे जो है जीएसटी चार्ज किया है एंड आईटीसी भी अवेल की है। तो इसका जो है हम लोग आंसर देख लेते हैं। सेकंड हैंड गुड्स के केस में जो है वैल्यू क्या होती है व्हेन आईटीसी इज नॉट अवेल, तो जो है मार्जिन स्कीम के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन जब आईटीसी ली हो तब जो है नॉर्मल वैल्यूएशन के प्रोविजन लगेंगे, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वही जो है वैल्यू हो जाएगी एंड उसी पे जो है टैक्स पे करना है। तो चलिए इसका जो है आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कार 1, 2, 3 की जो है वैल्यू मार्जिन स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो ये जो है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस करके जो है इसकी वैल्यू आ गई कार 1, 2, 3 की। इसमें जो है कार 2 की वैल्यू जो है नील आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। एंड यहाँ पे जो कार 4 है जिसपे जो है आईटीसी ली है उसकी वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब की सेलिंग प्राइस ही जो है वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो सारी वैल्यू आई उस पे जो है 18% जीएसटी लगेगा। तो ये सब जो है जीएसटी लायबिलिटी आ गई। एंड इसमें जो है हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि कार 4 में जो है आईटीसी ली है एंड जीएसटी भी पे किया है, तो उसकी जीएसटी की अमाउंट जो है टोटल जीएसटी लायबिलिटी में से जो है लेस हो जाएगी। तो ये जो है जीएसटी लायबिलिटी 81,000 जो है आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है बी होगा। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ बीबीए एंड एमबीए कोर्स ऑफ 3 years and 2 years एंड ऑल्सो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एंड इसमें जो है कोर्स फी एंड फीस फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो है कंबाइंड प्राइस दिया है 12 लाख। एंड यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इसका जो है जीएसटी रेट है 18% एंड बाकी जो ये एमबीए एंड बीबीए कोर्सेज है इसका जो है जीएसटी रेट है 12%। तो यहाँ पे जो है जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो है मिक्स सप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई एंड यहाँ पे सिंगल प्राइस जो है चार्ज की है। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट रेट जीएसटी का लगेगा 18%। तो यहाँ पे आंसर जो है ए होगा 1,08,000 सी जीएसटी एंड 1,08,000 एस जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ईवे बिल का था, जिसमें जो है हमको कंसाइनमेंट की वैल्यू पूछी थी ईवे बिल के लिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ईवे बिल इज रिक्वायर्ड व्हेन वैल्यू इज मोर देन 50,000, जिसमें जो है एग्जाम सप्लाई जो है इंक्लूड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जीएसटी जो है इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है 50,000, इस पे जो है 18% जीएसटी ऐड होगा, मींस टोटल वैल्यू जो है 59,000। एंड यहाँ पे जो जॉब वर्क वैल्यू है 15,000 वो ऐड होगी, मींस टोटल वैल्यू जो है इसमें 74,000, यानी कि सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन, योगा एंड सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट रन कंपनी फॉर ₹15 लाख, जिसमें से जो है 4,50,000 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्राइवेट कंपनी एंड रेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो है टैक्सेबल वैल्यू हमको पूछा था, तो इसका आंसर जो है बी होगा 4,50,000। लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 से था, जिसमें जो है हमको 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से हमको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड। तो इसमें जो है मेरे पास जो सी एंड डी ऑप्शन था वो नहीं है, उसमें से ही जो एक इनकरेक्ट ऑप्शन था। गाइस आप लोग को इसकी पीडीएफ नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए एंड मेरे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए जो है और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।